वेलकम स्टूडेंट्स, फ्रीडम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने साइंस के लाइट चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, और उसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ हमने रिफ्लेक्शन पढ़े थे। हमने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी थी, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। और जो लास्ट टॉपिक जो हमने डिसाइड जो मतलब हमने डिस्कस किया था वो था हमारा मिरर फॉर्मूला के ऊपर और मैग्नीफिकेशन के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन पूरा होने के बाद अब जो है हम जरा रिफ्रैक्शन के ऊपर आते हैं, बिकॉज ये भी इसका एक सेकंड पार्ट है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम जब अगर बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन हमारा क्या था, पहले तो आप ये जान लेना कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। सपोज ये हमारे पास एक मिरर है, इस तरफ इसके पॉलिश हो रखी है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा हमारा। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, द लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस। हमने क्या पढ़ा था, द लाइट बाउंसेस बैक, मतलब कि अगर लाइट की रे हमारी ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी। सॉरी थोड़ा सा अलग बन गया, जैसे मतलब कि अगर रे ऑफ लाइट हमारे पास ऐसे आ रही है तो ये ऐसे मूव ऑन कर जाएगी। ऐसे मूव ऑन करने का मतलब क्या है कि इसके बीच में एक नॉर्मल होगा, ठीक है। तो जो हमारा पास ये इंसिडेंट रे, मैंने आपको सब बता रखा कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। जो इंसिडेंट रे आएगी रिफ्लेक्शन होते वक्त, जब वो सरफेस पे टकराती है तो वो बाउंस बैक करती है। बाउंस बैक करने का मतलब वो डेविएट आगे की तरफ नहीं होती, मीडियम में नहीं होती, वो बाउंस बैक करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और हमने पढ़ा था कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब एंगल जो इंसिडेंस बनाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। लेकिन हमारे पास अब जरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये जो आपके पास एक मैंने डायग्राम बता रखा है, ये आपके पास PQRS, जो आपके पास PQRS है, ये क्या है, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब कहने का मतलब कि एक शीशे का टुकड़ा मान लो आप, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ग्लास। इस ग्लास के ऊपर क्या हो रहा है कि एक इंसिडेंट रे आ रही है। रे मैंने बताया था कैसे भी आ सकती है। तो एक इंसिडेंट रे आ रही है जिसका नाम हमने क्या रखा है, OA। तो OA क्या है, इंसिडेंट रे है। जब ये इंसिडेंट रे इसके ऊपर टकराती है, तो मैंने क्या कहा था कि एक नॉर्मल होता है, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इसको। तो जब इस पर टकराएगी तो वो नॉर्मल के सेंटर से, क्योंकि नॉर्मल मेनली क्या होता है, सेंटर ही होता है, ठीक है, तो उससे रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन के बाद वो आगे मूव करेगी। लेकिन अगर आप गौर करो एक बात, तो इसका अगर जो पाथ होना चाहिए था वो कैसे होना चाहिए था, वो ऐसे होना चाहिए था, इन द वे ऑफ इंसिडेंट रे। ये होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। बट हो कैसे रहा है, ये हो रहा है थोड़ा सा बेंड हो रहा है, थोड़ा सा बेंड हो रहा है। किस तरफ बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कि जब रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज करके डेविएट हो जाए और एक मीडियम से, देखो रिफ्रैक्शन मेनली होता है क्या है कि जब भी हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होती है वो बेंड हो जाती है। बेंड होने की वजह से क्या होते हैं, हमें इमेज थोड़े अलग अलग दिखते हैं। कहने का मतलब क्या है इसका, कि जैसे कि आप ये देख रहे हो, आपने ये जैसे कि मैंने अभी ग्लास का एग्जांपल बताया था, तो ये क्या है, हमारे पास फिंगर है हमारी। अगर आप इसको अभी ग्लास स्लैब के अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो भी पार्ट आपका फिंगर के अंदर है वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है, ठीक है। ये एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल आपका मान लो ये हो गया पेंसिल वाला, आपने देखा होगा पानी के अंदर। तो ये सारे एग्जांपल किस चीज के हैं, रिफ्रैक्शन के हैं, कि हमें ये चीज थोड़ी सी जो मतलब डेविएटेड दिखती है, अलग दिखती है नॉर्मल। अब रियलिटी में क्या है, पेंसिल तो ऐसी नहीं है ना, पेंसिल तो सीधी रहती है, बट हमें दिखती है ऐसे। तो उसके रीजंस क्या होते हैं वो जरा जानते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं पहले कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। रिफ्लेक्शन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्लियर था ये वाली बात। लेकिन रिफ्रैक्शन क्यों होती है, होता ये है बच्चों कि हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाने की वजह से हमारे पास रिफ्रैक्शन के केसेस बनते हैं। अब ये मीडियम क्या है, मीडियम हमारे पास दो तरह के होते हैं हम कहें तो। एक हमारे पास में होता है रेयर मीडियम,
और एक हमारे पास होता है डेंसर मीडियम। दो मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर और एक होता है डेंसर। अभी हमने ऐसे एग्जांपल में बात की थी हमने कि ये हमारे पास ग्लास स्लैब था, ये रे ऑफ लाइट आई और ये फिर आगे हल्की सी डेविएट होगी, और जब आगे भी पढ़ोगे तो ये फिर बाहर निकलते हुए दोबारा डेविएट होगी। तो इस चीज में मतलब रीजन ये होता है कि यहाँ देखो क्या है, ये ग्लास स्लैब तो है बट ये बाहर वाली चीज क्या है, ये तो एयर है ना, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इतने कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में डिफरेंट होगी और ग्लास स्लैब में हमारे पास डिफरेंट होती है। तो इस वजह से क्या होता है, रे ऑफ लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होता है। हम जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इज द डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है और एयर में अलग होता है। वैक्यूम और एयर में ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था ग्लास स्लैब का और एयर का। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास स्लैब में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो रे ऑफ लाइट है वो हमारा क्या हुआ, तो भाई आया तो ऐसे, मतलब वो एयर में तो आया, एयर में तो वो इस तरफ आया आगे, लेकिन वो आगे फिर कहाँ पे हो गया, ग्लास स्लैब में। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर जब वो बाहर निकलेगी लाइट की रे, तो वो दोबारा एयर में जा रही है, तो ग्लास स्लैब से दोबारा एयर में जाता है, तो दोबारा क्या हो जाएगी, उसकी पाथ डेविएट हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मूविंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना। चलो और हम चीजें थोड़ा सा देखते हैं, जानते हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। भाई हमने मीडियम की बात करी ना, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम होता क्या है। देखो ऑप्टिकली, अब एक यहाँ पे वर्ड आ गया हमारे पास, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसमें फर्क क्या होता है। ऑप्टिकली मतलब, अगर मैंने आपको बताया भी होगा जब मैंने आपको डिफरेंस में पढ़ाया, कि ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। इसमें हम लाइट मिरर से हम डील करते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब ये है, जैसे कि हमने बात करी, हमने एग्जांपल अभी लिया है ग्लास स्लैब और हम एयर का, हम अभी उससे ही पढ़ते हैं। हम थोड़ा जब आगे जाएंगे तो हम और एग्जांपल लेंगे। हमने बात करी भाई एयर से लाइट कहाँ गई, ग्लास स्लैब में। एयर के मॉलिक्यूल्स ग्लास के मॉलिक्यूल्स से कैसे हैं, डिफरेंट है। एयर के मॉलिक्यूल में इतना मतलब कि आपस में बॉन्डिंग है जितना ग्लास, बिकॉज ग्लास एक टाइप का सॉलिड है। तो ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया, और हमारे पास एयर क्या हो गया, रेयर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई ग्लास स्लैब से वो जा रही है, सामने मान लो वाटर है, इस केस में क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, ठीक है। और हमारे पास अगर एयर से वाटर में जाए तो एयर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी देख सकते हैं कि भाई वो चीज सॉलिड है या फिर क्या चीज है। तो हम उसको टर्म करते हैं कि वो रेयर है कि डेंसर है। जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। बिकॉज जैसे कि एयर में मैंने आपको भी दिखाया था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, एयर में ज्यादा होती है, और ग्लास स्लैब में क्या होती है, हमारे पास कम होती है। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास स्लैब में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर है वो क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए दे रखे हो जिसमें स्पीड ज्यादा होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जिसमें हमारे पास स्पीड कम होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात रही कि भाई अब जो लाइट है, लाइट की जो रे है वो नॉर्मल की तरफ भी बेंड करती है और नॉर्मल के अपोजिट भी बेंड करती है। अगर हम देखें तो इसका हमारे पास फर्क कैसे होता है, देखो ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे है।
सपोज हमारे पास क्या है, मैं ग्लास स्लैब के ऊपर अभी हट नहीं रहा हूँ, तो जरा आप ध्यान से जरा देखने एक बार। ये मैं आपको प्रॉपरली भी डायग्राम के साथ भी, बट मैं एक बार आपको फ्री हैंड बता रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपरली बता पाऊँ चीज़ को। हमारे पास यहाँ पे क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है। रे ऑफ लाइट के लिए मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। देखो ये हमारे पास में नॉर्मल है, ये हमारे पास में रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, बिकॉज जो स्टार्टिंग की जो रे होती है, जिसकी स्टार्टिंग में हम रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन करते हैं, उसमें इंसिडेंट रे ही बोलते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये आगे तक एक्सटेंड होगी बिकॉज ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो जब भी हमारे पास रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम, एयर क्या है, रेयर मीडियम, मैंने आपको पिछली तो उसमें बताया स्लाइड में, जब भी लाइट क्या है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, तो ये जानी जो चाहिए थी उससे ये हल्का सा डेविएट होगी। डेविएट किस तरफ होगी, ये टुवर्ड द नॉर्मल। देखो ये जानी कैसे चाहिए थी, अगर ये अपनी लाइन डेविएट नहीं करता तो ये सीधे निकलती, लेकिन ये डेविएट हुई बिकॉज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है, ठीक है। तो यहां तक मतलब जो इसके हिसाब से जो ये बिना रिफ्रैक्शन की चीज होती, तो ये लाइट कहां से निकल जाती, भाई यहां से निकल जाती सीधी सीधी। लेकिन हुआ क्या, रिफ्रैक्शन की वजह से इसने अपना पाथ डेविएट कर लिया। भाई अभी जो है जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ है, डेंसर मीडियम में, क्लियर है यहाँ तक। तो डेंसर मीडियम से भाई लाइट आ गई इसके आखिरी पॉइंट पे आ गई, यहाँ पे एक नॉर्मल और है, ठीक है। अब इस नॉर्मल पॉइंट के लिए ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब ये क्या है, डेंसर मीडियम, ये क्या है, रेयर मीडियम। तो जब भी डेंसर टू रेयर आएगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें चीज जो है वो दिखनी कहाँ चाहिए थी, हमें मान लो कि ये एक पेन है, सपोज मान लो ये एक कॉइन है, हमने मान लिया एक कॉइन है, ठीक है। हमें ये कहाँ दिखनी चाहिए थी, यहाँ दिखनी चाहिए थी, हमें दिखती कहाँ है, हमें यहाँ दिखती। तो ये रीजन है इसका, रिफ्रैक्शन सारी ये वाली चीज है कि हमें एक इल्यूजन होता है, वो इल्यूजन कुछ भी नहीं, एक रिफ्रैक्शन है। जब भी रेयर टू डेंसर तो टुवर्ड द नॉर्मल, जब भी हमारे पास वो डेंसर टू रेयर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्लियर है। चलो जरा हम प्रॉपरली डायग्राम में एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, मैंने आपको बताया हुआ था इसका एग्जांपल कि जैसे कि हमारे पास आपने कई बार देखा होगा आपका जो हाथ है वो शो करता है भाई ग्लास में, जैसे कि बीच में थोड़ा उभरा उभरा सा शो करता है, तो वो यही वाली चीज होती है। मैंने ये आपको बताया कि नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आती है, तो वो जो इस तरफ आ गई, जो हल्की सी बेंड हो गई, वो रिफ्रैक्शन है। ये जानी कैसे चाहिए थी, ओ डी, ये जो पॉइंट ओ है और ये जो पॉइंट डी है, ये ऐसे तो जानी चाहिए थी, बट जा कैसे रही है, ओ बी, रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर क्या हुआ कि ये जब यहां से रेयर मीडियम से जब डेंसर में आ गई तो ठीक है, जब डेंसर से जब दोबारा रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये यहाँ हमें थी, तो चीज हमें क्या है, यहाँ दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी। एक चीज और, जहां वो दिखती है, जहां दिखनी चाहिए थी, उन दोनों की जो डिस्टेंस की जो मेजरमेंट को हम बोलते क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो अब कंफ्यूज ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहली चीज हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग अवे ऑफ द लाइट और फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट होती, ठीक है, अपना पाथ चेंज कर लेती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, सबसे पहली चीज। अगली चीज हमने क्या पढ़ी कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब क्या हुआ कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में हुआ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, ये हमने पढ़ा कि जिसमें भी स्पीड ज्यादा हो लाइट की वो क्या हो जाएगा हमारा रेयर मीडियम, जिसमें स्पीड कम हो जाएगी उसको वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। एक तरीका मैंने आपको इसको और बताया कि आप मॉलिक्यूल से नापो, एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर है तो क्या है, रेयरर है। डेंसर हम क्या कहते हैं ना कि हमारी पॉपुलेशन बहुत डेंस है, बहुत घनी है, ज्यादा है, तो एटम्स बहुत पास पास है उसके, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा। मैं आप यहाँ पर स्लाइड में देखो, मैं प्रॉपरली मैंने लिखी भी हुई है चीजें, जैसे कि देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट
goes from rare to denser medium, it bends toward the normal and vice versa. नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, vice versa है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है। ये जो मैंने आपको सारी स्लाइड बना रखी है, मैंने इसलिए बता रखी है कि भाई कल को आप जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आप इसके नोट्स बना लो, बिकॉज नोट्स बहुत जरूरी है। आप बार वीडियो देख के पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक बार आपने पढ़ा, आपने नोट्स बना रखे हैं, डेफिनेशन हो गया, और जैसे कि रेयर टू डेंसर क्या होगा, डेंसर टू रेयर क्या होगा, तो उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए, ताकि आप पढ़ते हुए सिर्फ देखते ना रहो स्क्रीन को, लिखते भी रहो। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया भाई होता कैसे। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि इसके बाद ही अब ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें भी क्या सेम ही चीज है, यही तो चीज है इसमें भी कि भाई पेंसिल सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो पेंसिल हमें दिख रही है वो हमें कहाँ से दिख रही है, अगर हम देखें तो ये ग्लास है, ये वाटर है, तो पेंसिल पहले जो वाटर और जो ग्लास में उसका रिफ्रैक्शन हुआ होगा, फिर ग्लास में और हमारे एयर में हुआ होगा रिफ्रैक्शन, तो इसकी वजह से क्या है ये थोड़ी सी नीचे दिखती है। इसका जो एक्चुअल है वो कैसा है मैं आपको जरा दिखा देता हूँ एक बार। ये मान लो बीकर है, ठीक है, इसमें पानी है, तो यहां तक तो हमें पेंसिल स्ट्रेट दिख रही है। क्लियर है, यहां तक इसमें तो हमारी पेंसिल यहाँ स्ट्रेट दिख रही है, बट ये एक्चुअली तो ऐसी ही है ना, इसमें रियलिटी जो है इसकी वो तो ऐसी ही है, लेकिन हमें दिख कैसे रही है, हमें हल्की सी इस तरफ दिख रही है। तो जो ये फर्क आया है, ये फर्क रिफ्रैक्शन की वजह से आया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। अब आते हैं इसके हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर आते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या कहता है, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है, ठीक है। उसमें क्या कहता है हमारे पास कि देखो, जैसे कि ग्लास स्लैब ही मान के चलते हैं दोबारा, ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये हमारे पास नॉर्मल, और ये हमारे पास रिफ्रैक्शन, ऐसे होता है। तो जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन से होते हैं, इसी तरह ही ये तीनों भी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ग्लास स्लैब यहाँ रखा हुआ है और इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल यहाँ है और रिफ्रैक्शन यहाँ से हो रहा है, या फिर नॉर्मल बीच में आ गया, नहीं हो सकता। तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ हमारे पास में कहता है कि देखो, जो हमारे पास साइन आए और साइन, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो उसमें हमारे पास एक ये हमारे पास में एक हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी होती है जिससे हम मतलब कि ट्रायंगल के अलग अलग पार्ट निकाल सकते हैं। इसको रेशियो भी बोलते हैं एक तरह का। तो जैसे कि हमारे पास साइन है, साइन थीटा आपने सुना होगा, साइन थीटा बोलते हैं, साइन ए बोल लो, साइन बी बोल लो। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या रेशियो है जिसके थ्रू हम एंगल्स निकालते हैं या फिर जो भी मेजरमेंट निकालना हो हमें। तो इस चीज में हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ हमें कहता है कि जो साइन आई है और साइन आर है वो दोनों क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने वो कांस्टेंट मान लिया n, ठीक है। मतलब अगर इस ग्लास स्लैब पे रिफ्रैक्शन हुआ है, ये आ गया, तो इसका एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमने लिख दिया था साइन आई, और इसका एंगल जिसको हम बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल्स टू एक कांस्टेंट के होगा। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू एन, एंड दैट एन इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जरा एग्जांपल देखते हैं इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में हमारे पास में क्या है कि इंसिडेंस का जो एंगल है वो 37 है, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 37 अपॉन में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 24 डिग्री। कहने का मतलब ये हमारे पास कि अगर ये कोई ग्लास स्लैब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द नॉर्मल
ये कितना है 37, और ये जो हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा ये कितना है 24 डिग्री। एंगल बनता है, एंगल मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। तो क्योंकि उस केस में हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्शन में क्या था कि दोनों के एंगल बराबर होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, बट इसमें इक्वल नहीं होगा। इसमें जैसे कि अगर रेयर से डेंसर में आएगा तो हल्का सा एंगल कम होगा टुवर्ड द नॉर्मल। तो साइन 37 अपॉन में साइन 24 इज इक्वल टू एन, एंड देन इट्स द एन विल बी नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम अगर एक चीज देखें तो ये एन क्या चीज है, मैंने आपको इसका तरीका निकालने का ही बता रखा है। देखो तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको इसमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है ताकि दिक्कत ना हो। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, और साइन 24 की वैल्यू कितनी होती है 0.40। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास, देखो इसमें हुआ क्या है, एयर टू ग्लास ही तो हुआ है, एयर टू ग्लास। रे कहां से आई, एयर से आई, ग्लास में आई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.5। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम कैसे निकालते हैं, या फिर एग्जाम में से दे रखा हुआ, आपकी उसको मतलब टेबल एक आपके पास होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो उसकी वजह से आप इसको नोट कर सकते हो और आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो आज मेनली मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आप पढ़ लेना, आज के लिए इतना काफी है। मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहली चीज मैंने आपको पढ़ाई बट रिफ्रैक्शन, मैंने मीडियम्स पढ़ाया आपको, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। फिर मैंने आपको पढ़ाया है कि जो रेयर टू डेंसर में क्या फर्क होता है, डेंसर टू रेयर में क्या फर्क होता है। मैंने आपको पढ़ाया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने आपको पढ़ाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं, मैंने एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो आप अभी तक इतना पढ़ो, और अब हम जो है रेगुलरली वीडियोस डालेंगे, बिकॉज मैंने जैसे आपको मतलब बताना सर मैं भूल गया हूँ कि ये थोड़ा सा टेक्निकली चेंजेस की वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, बिकॉज मैं सोचा कि जब बनाऊँ तो अच्छी तरह बनाऊँ वीडियो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि सर विजिबिलिटी नहीं होती वीडियो में, तो मेरे हिसाब से अब ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि जैसे लॉकडाउन के चीज़ों को आने में थोड़ा सा जो गैजेट्स वगैरह हैं उनको आने में टाइम लग गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो आपको कमियां लगी होंगी आप उसको कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।